गुड मॉर्निंग सभी को। हम लोग उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत टॉपिक पर ही हम लोग बात कर रहे हैं और जिसमें हम लोग उदासीनता वक्र विश्लेषण के अंतर्गत जितने भी तथ्य हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं इसके, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने जिस टॉपिक पर एंड किया था वो था उपभोक्ता संतुलन की बात की थी और इसके साथ हमने उपभोक्ता संतुलन पे आय में परिवर्तन, कीमत में परिवर्तन और इस सब का उपभोक्ता संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उपभोक्ता संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर हम लोग बात की थी और किस तरह से कीमत में परिवर्तन का क्या क्या प्रभाव होता है, कीमत में परिवर्तन का क्या क्या प्रभाव होता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे। इसमें हमने देखा था ये 3 तरह के प्रभाव हो सकती है। पहला प्रभाव को हम लोग आय प्रभाव के रूप में जान रहे थे। दूसरा है प्रतिस्थापन प्रभाव यानी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और तीसरा है कीमत प्रभाव। इन सब के बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट इंट्रो किए हुए थे और हमने जो क्लास का एंड किया था लास्ट क्लास का, वह था आय प्रभाव के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। ठीक है, और आय प्रभाव से हमारा कैसे आईसीसी वक्र का व्युत्पन्न होता है ये भी हमने देखा था। तो अगर इन सब के बारे में आपको लास्ट क्लास के बारे में देखना है तो आप जो मेरा उदासीनता वक्र विश्लेषण का पार्ट 3 है उसको आप अच्छी तरह से देख लें। ठीक है, पार्ट 3 को आप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ाई किया था। इसलिए मैंने सभी से कह रहा हूँ कि जो भी आप लोग अगर मेरी वीडियोस को अच्छी से समझना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स के टॉपिक को अच्छे से समझना चाहते हैं, अगर आप किसी भी तरह का पीजीटी, टीजीटी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट की परीक्षा कर रहे हैं या अभी झारखंड में जेपीएससी द्वारा जेट की परीक्षा लेने के संबंध में भी बातें चल रही हैं, तो इन सब की अगर आप तैयारी करना कर रहे हैं तो आप मेरे वीडियो को सीरीज वाइज देखिए, 1 बाय 1 इसका पार्ट को देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। आज हम लोग बात करेंगे आय प्रभाव, एंजल वक्र और आईसीसी वक्र के बारे में। ये तीनों के बारे में हम आज विस्तृत रूप से बात करेंगे। तो चलिए एक बार हम लोग सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर उपभोक्ता का मौद्रिक आय में परिवर्तन हो जाए जबकि वस्तुओं की कीमत क्या रहे, स्थिर रहे। यानी यहाँ ध्यान दीजिएगा, चेंजेज किस में होगा, उपभोक्ता के मॉनेटरी इनकम में होगा और प्राइस ऑफ एक्स रिमेन कांस्टेंट, प्राइस ऑफ वाई रिमेन कांस्टेंट। ऐसा होने पर क्या होता है आपको पता है क्या होती है, यहाँ देख लीजिए, मौद्रिक आय में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। हम लोग इनकम इफेक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मौद्रिक आय में परिवर्तन हो रहा है, वस्तु की कीमत क्या हो रहा है, स्थिर है,
ध्यान दीजिएगा, कांस्टेंट है, ये चेंजेज आ रहा है, ये तालिका में मैंने बनाया था, कांस्टेंट है। और अगर आप देखेंगे वास्तविक आय, रियल इनकम, रियल इनकम पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये भी परिवर्तन हो रहा है, यानी चेंजेज है। तो ऐसी स्थिति में क्या होती है, इनकम इफेक्ट का मतलब आय प्रभाव होती है। तो एक ग्राफ के द्वारा हम इसको देखने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए उपभोक्ता का इनकम, मान लीजिए उपभोक्ता की जो आय है, उपभोक्ता की आय प्रारंभ में, शुरुआत में उपभोक्ता की आय 6 रुपया थी, तो उसके बाद इसकी जो आय में चेंजेज आती है वो होती है 10 रुपया और 14 रुपया, यानी 6 रुपया से उपभोक्ता की आय एक बार 10 रुपया बढ़ती है और 14 रुपया बढ़ती है। जबकि प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई क्या है, कांस्टेंट है, और वो एक ही रुपया रहता है, इसमें कोई बदलाव नहीं आता है। तो अगर हम इसको देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग इसको बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ हम लोग लिए हैं गुड्स X और यहाँ लिए हैं गुड्स Y। थोड़ा सा इसको हमको और थोड़ा बड़ा करना होगा। Y एक्सेस, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए उपभोक्ता की जब आय 6 रुपया होती है, यानी मेरा बजट रेखा क्या है, 6 रुपया है, तब उपभोक्ता जो है X और Y दोनों का 3 वस्तु खरीदता है। यानी इस पॉइंट पर उसका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है। IC1 मेरा ये है, ठीक है। लेकिन जब उपभोक्ता का आय 10 रुपया हो जाता है, यानी मेरा जो बजट रेखा है वो 10 रुपया हो जाता है, तब उपभोक्ता क्या करता है, वस्तु की 5 इकाई खरीदता है। यानी यहाँ ये देखिए 5 है, 5x है और यहाँ 5y है। तो इसको हम लोग जब ऊपर ले जाते हैं तो यहाँ मिल रहा है। तो चूँकि देखिए कर्व बनाना है तो हमको उसी हिसाब से काम करना है। IC2 और जब उपभोक्ता की इनकम 14 रुपया हो जाता है, तब बजट रेखा मेरा क्या हो जाएगा, जब 6 रुपया है तो बजट रेखा, मान लीजिए हम लोग इसको नाम देते हैं MN, बाद में बजट रेखा हो जाता है M1 N1, फिर क्या होता है M2 N2 हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता क्या करता है, 7 इकाई खरीदता है, 7। तो हमारा 7 कहाँ हो जाएगा, इस जगह पर 7 है और ये हो गया मेरा IC3, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखिए, कर्व को आप लोग ध्यान से देखिए। मैं यहीं छोटे छोटे चीज़ों में मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, जब उपभोक्ता का इनकम कितना है, 6 रुपया है, तब और प्राइस ऑफ X और प्राइस ऑफ Y क्या है, 1 रुपया है। तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता संतुलन
उपभोक्ता संतुलन बिंदु हो, इसको हम लोग मानते हैं बिंदु, मान लीजिए इसको हम लोग ले लेते हैं F, इसको ले लेते हैं E और इसको ले लेते हैं S। तो उपभोक्ता संतुलन बिंदु क्या है? बिंदु F है। और इस जगह पर उपभोक्ता X वस्तु का 3 इकाई और Y वस्तु का भी 3 इकाई यानी 3 यूनिट्स और 3 यूनिट्स वो खरीद रहा है। लेकिन जैसे ही उसका इनकम बढ़कर क्या होता है? बढ़कर ₹10 हो जाता है, तो उसका बजट रेखा जो है या कीमत रेखा जो है वो बदल कर मेरा क्या हो जाता है? M1N1 हो जाता है। अब उपभोक्ता के पास कैपेसिटी आ जाती है कि वो इससे ऊंचे उदासीनता वक्र पर जाए और इसी क्रम में वो प्रयास करता है कि वो अपनी संतुष्टि को अधिकतम करने के लिए ऊंची उदासीनता वक्र की खोज करता है और इस तरह से उसका उपभोक्ता संतुलन कौन सा होता है? बिंदु E हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इसी बिंदु पर E बिंदु पर उदासीनता वक्र IC2 बजट रेखा को स्पर्श कर रही होती है। ठीक है, इस बिंदु पर उपभोक्ता X वस्तु का कितना खरीद रहा है? 5 यूनिट्स और Y वस्तु का 5 यूनिट्स खरीद रहा है। ध्यान दीजिएगा, जब आय बढ़कर 6 रुपया से 10 रुपया हो जाता है, प्राइस ऑफ X और प्राइस ऑफ Y एक ही रुपया रहता है, यानी कांस्टेंट रहता है। इसको आप लोग जरूर ध्यान देंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जैसे ही उपभोक्ता की आय बढ़कर 10 रुपया से 14 रुपया हो जाता है, तब उपभोक्ता का बजट रेखा जो है बदलकर M1N1 से बदलकर क्या हो जाता है? M2N2 हो जाता है। और इस तरह से पुनः उपभोक्ता ऊंचे उदासीनता वक्र पर जाने के लायक हो जाता है और इस तरह वो प्रयास करते करते अपने उपभोक्ता संतुलन बिंदु जो होता है उपभोक्ता बदल कर S बिंदु पर आ जाता है। जैसे ही वो S बिंदु पर आता है, तब उपभोक्ता X वस्तु का 7 यूनिट्स और Y वस्तु का भी 7 यूनिट्स खरीदता है। यानी हम क्या देख रहे हैं? चूंकि आय बढ़ने के साथ साथ हम लोग जानते हैं मांग भी बढ़ती है। ठीक है, तो इस तरह से F बिंदु, E बिंदु और S बिंदु मेरा क्या है? उपभोक्ता संतुलन बिंदु है। कब उपभोक्ता संतुलन बिंदु है? कब है? जब उपभोक्ता की आय बढ़ रही है। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे आय बढ़ेगी उपभोक्ता ऊंचे उदासीनता वक्र पर जाने के लायक बन सकता है, उसके पास कैपेसिटी आ जाती है, इसीलिए वो IC1 के बाद IC2 या IC3 की ओर मूव करता है। अब यहाँ देखिए, ये जो IC1, IC2 और IC3 का जो ये F, E और S बिंदु है, ये सभी क्या है? उपभोक्ता संतुलन बिंदु है। जो आय बढ़ने के साथ साथ उसके उपभोक्ता संतुलन बिंदु में जो परिवर्तन होता है उस बिंदु को ये व्यक्त करते हैं। तो इस तरह से ये जो उपभोक्ता संतुलन में जो परिवर्तन आया, क्यों आया? आय में परिवर्तन के कारण आया, आय में वृद्धि के कारण हुआ। इसीलिए F बिंदु से E बिंदु की ओर जाना और E बिंदु से S बिंदु की ओर जाना, ये बिंदुएं आय प्रभाव कहलाती हैं। और इन सभी आय प्रभाव के फलस्वरूप प्राप्त हुए उपभोक्ता संतुलन बिंदुओं को मिलाने से जो रेखा प्राप्त होती है, ये जो येलो रंग की रेखा प्राप्त हो रही है, इसी को हम लोग कहते हैं ICC या आय उपभोग वक्र, या इंग्लिश में कहेंगे इनकम कंजम्पशन कर्व। ओके, तो ICC क्या है?
आय प्रभाव के भिन्न भिन्न बिंदुओं को मिलाने वाली विस्तार रेखा आय प्रभाव के भिन्न भिन्न बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा या लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इनकम इफेक्ट आफ्टर इनकम इफेक्ट द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट को मिलाने से जो रेखा बनती है उसी को हम लोग आय उपभोग वक्र कहते हैं। ये हमने कल भी देखा था। ओके, अब हम लोग ये भी देखे थे कि आय प्रभाव जो है वो सदैव क्या होती है, धनात्मक होती है, धनात्मक ढाल वाली होती है। अब हम लोग आगे बात कर रहे हैं। तो आय प्रभाव जो हम लोग ने क्या देखा, आय प्रभाव जो है, आय प्रभाव सामान्यतः धनात्मक होती है। ये आपको एकदम ध्यान देना चाहिए। क्यों धनात्मक होती है? अर्थात जो मेरा आईसीसी वक्र है उसका ढाल क्या होगा, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं ऊपर की ओर बढ़ती हुई होगी। इसलिए होगी क्योंकि जैसे जैसे आय बढ़ रहा है मांग बढ़ रहा है। ठीक है, यानी वस्तुओं की मात्रा वो बढ़ा रहा है। ये तो हमारा ये जब भी केस है आएगा तो ये सामान्य वस्तु के केस में आप ये सामान्य वस्तु या नॉर्मल गुड्स के केस में ये दिखाई पड़ेगा। ओके, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, होना चाहिए। अब हम लोग आगे आते हैं कि आय प्रभाव तो सामान्यतः धनात्मक होती है, लेकिन क्या आय प्रभाव ऋणात्मक भी हो सकती है? तो हम उसको देखने का प्रयास करते हैं। अगर मान लीजिए ये कभी भी पूछा जाए कि आय प्रभाव अगर इस तरह का है, इस तरह का आईसीसी रेखा है, ये आईसीसी है, ये सभी उपभोक्ता संतुलन बिंदु हैं और आय प्रभाव के कारण उपभोक्ता संतुलन बिंदु में परिवर्तन होता है, ए, बी और सी है। इन सभी बिंदुओं को मिलाने से जो रेखा प्राप्ति होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आईसीसी वक्र कहते हैं। अगर यहाँ देखा जाए तो एक्स और वाई दोनों वस्तुएं कैसी वस्तु हैं, सामान्य वस्तुएं हैं। यही ध्यान देना है, ये दोनों वस्तुएं कैसी हैं, नॉर्मल गुड्स हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, और ये नॉर्मल गुड्स में हम लोग क्या देख रहे हैं, आय प्रभाव क्या है, धनात्मक है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एक दूसरा आईसीसी वक्र देखते हैं। एक इस तरह से आईसीसी वक्र दिखाई पड़ रही है। ये सभी संतुलन बिंदुएं हैं, उपभोक्ता संतुलन बिंदुएं हैं। आप लोग सभी पता है, यहाँ एक्स गुड्स को लेते हैं और यहाँ वाई गुड्स को लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे आय बढ़ रही है, जैसे जैसे आय बढ़ रही है, उपभोक्ता क्या कर रहा है, उपभोक्ता का संतुलन बिंदु क्या हो रहा है, बदल रहा है। ये तो क्लियर है, बदल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और दिखाई पड़ रही है कि जैसे जैसे आय बढ़ रहा है, उपभोक्ता क्या कर रहा है, उपभोक्ता क्या कर रहा है, एक्स वस्तु की मात्रा तो बढ़ा रहा है, लेकिन वाई वस्तु की मात्रा भी बढ़ रहा है, लेकिन इसकी बढ़ने की दर धीरे धीरे घट रही है। धीरे धीरे क्या हो रही है, घट रही है। इसको ध्यान देंगे, है ना। आय बढ़ने के साथ साथ एक वस्तु की मात्रा तो बढ़ता जा रहा है तेजी से, लेकिन वाई वस्तु की मात्रा में जो वृद्धि हो रही है वो थोड़ी घटती दर से बढ़ रही है, घटती दर से बढ़ रही है। और एक समय के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि वो वाई की मात्रा में क्या करेगा, कमी करेगा, या वाई की मात्रा को कम खरीदेगा, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। हालांकि जबकि वाई वस्तु की कीमत क्या है, स्थिर है, एक्स वस्तु की कीमत भी स्थिर है। यहाँ प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई दोनों कांस्टेंट है। ठीक है,
केवल मनी इनकम उपभोक्ता का बढ़ रहा है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि आईसीसी वक्र एक्स अक्ष की ओर झुकता हुआ है। तो अगर ऐसी स्थिति अगर आपको रहे तो यहाँ पूछा जाए, यहाँ एक्स क्या होगा, नॉर्मल गुड्स होगा, जबकि वाई वस्तु जो होगा वो क्या होगा, घटिया या निम्न, या जिसको हम लोग कहते हैं इंफीरियर गुड्स होगा। कभी भी ऐसा प्रश्न आता है और इस तरह से पूछता है कि अगर किसी उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने के साथ साथ उपभोक्ता जो क्या है का आईसीसी वक्र जो है एक्स अक्ष की ओर झुकता हुआ है, ये एक्स अक्ष की ओर झुकता हुआ है, तो वहाँ क्या कंडीशन दिखाई पड़ रही है, तो आप सब बता सकते हैं कि एक्स नॉर्मल गुड्स है और वाई घटिया वस्तु की दिखा रहा है यहाँ। ओके, अगला हम लोग आय प्रभाव के फलस्वरूप एक नया रेखा चित्र देखने का प्रयास करते हैं। ओके, एक नए प्रकार का हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। ये भी मेरा आईसीसी वक्र है। इस आईसीसी वक्र में क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ रही है, यहाँ एक्स गुड्स है, ये तो आपको पता है, यहाँ वाई गुड्स है, आय जैसे जैसे बढ़ रही है, उपभोक्ता संतुलन बिंदु क्या हो रहा है, बदल रहा है, और संतुलन बिंदु ई से एफ और फिर क्या हो रही है, जी हो रही है, ई से बदलकर एफ और एफ से फिर क्या हो रही है, जी हो जा रही है। हम लोग देखते हैं जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ रही है, उपभोक्ता वाई वस्तु की मात्रा क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, लेकिन एक्स वस्तु की मात्रा क्या है, वो स्थिर रखा हुआ है, स्थिर रखा हुआ, यानी एक्स वस्तु की मात्रा में वो वृद्धि नहीं कर रहा है, केवल वाई वस्तु की मात्रा को बढ़ा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं वाई जो है नॉर्मल गुड्स है, लेकिन एक्स वस्तु क्या है, उपभोक्ता के लिए न्यूट्रल गुड्स है, यानी एक्स वस्तु के प्रति उपभोक्ता क्या है, तटस्थ है। ठीक है, उपभोक्ता क्या है, एक्स वस्तु के प्रति क्या है, तटस्थ है या न्यूट्रल है। एक और रेखा चित्र हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, एक और हम लोग कर्व देखने का प्रयास कर रहे हैं। ये भी देखिए, यहां क्या देख रहे हैं, यहां के बाद उपभोक्ता एक्स वस्तु की ओर इस तरह से आईसीसी है, यानी पहले वाला आईसीसी में क्या देखे थे, एक्स अक्ष के लंबवत था, और यहां देख रहे हैं आईसीसी वक्र जो है, यहां आईसीसी वक्र जो है कैसा है, एक्स अक्ष के समानांतर है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है। तो यहां क्या देख रहे हैं, दिस इज एक्स गुड्स हम लोग यहां ले रहे हैं, और यहां वाई गुड्स हम लोग ले रहे हैं। ये सभी उपभोक्ता संतुलन बिंदु है, IC1, IC2, IC3 हम लोग बार बार देख रहे हैं। तो उपभोक्ता अपना संतुलन बिंदु उसका बदल जाता है, ई से एफ और एफ से क्या हो जाता है, जी हो जाता है। यहाँ देख रहे हैं जैसे जैसे आय बढ़ रही है, उपभोक्ता का संतुलन बिंदु ई से बदलकर एफ और एफ से जी हो जा रहा है। इसके कारण हमको जो आईसीसी वक्र की प्राप्ति हो रही है वो एक्स अक्ष के समानांतर है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ आप कह सकते हैं y क्या है, उपभोक्ता के लिए न्यूट्रल गुड्स है, या y के प्रति उपभोक्ता क्या है, तटस्थ है, और x वस्तु की मात्रा को क्या कर रहा है, वो केवल बढ़ा रहा है। तो ये नॉर्मल गुड्स हो सकता है। ठीक है, तो मुझे जो इस तरह का आईसीसी वक्र अगर कभी पूछा जाए, अगर आईसीसी वक्र x अक्ष के लंबवत हो तो इसका दूसरा शब्दों में कह सकते हैं y अक्ष के समानांतर हो। एक ही बात है।
अगर पूछा जाए आईसीसी वक्र एक्स अक्ष के समानांतर है तो उसी को कहा जाएगा वाई अक्ष के क्या है, लंबवत है या परपेंडिकुलर टू द वाई एक्सिस। तो अगर ऐसी स्थिति में क्या हो सकती है निष्कर्ष, वो मैंने बता दिया है कि अगर आईसीसी वक्र एक्स अक्ष के लंबवत है तो उपभोक्ता एक्स वस्तु के प्रति तटस्थ होगा, और अगर आईसीसी वक्र एक्स अक्ष के समानांतर है या वाई अक्ष के लंबवत है तो उपभोक्ता वाई वस्तु के प्रति क्या होगा, तटस्थ होगा। तो ये दोनों ही ग्राफ को तीन तरह के ग्राफ हमने देखा है। अब हम लोग आते हैं एक ही रेखा चित्र में हम लोग सभी को देखने का प्रयास करते हैं। इसे आप इस रेखा चित्र को देखिए और मैं जो बोल रहा हूं उसको भी आप ध्यान से सुनेंगे तो कभी आपका गलत होने का चांसेस नहीं रहेगा। अब देखिए हम लोग यहाँ कितने प्रकार के कितने आईसीसी देखे हैं। मान लीजिए इसको आईसीसी 1 नाम देते हैं, इसको आईसीसी 2, इसको आईसीसी 3, इसको आईसीसी 4 और ये मेरा आईसीसी 5 है। यानी इनकम कंजम्पशन कर्व यहाँ हम लोग 1 2 1 देख लीजिए 2 3 4 और 5 तरह के आईसीसी वक्र हम लोग यहाँ देख रहे हैं। अगर कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए यदि आईसीसी वक्र कुछ देर तक आय बढ़ने के साथ साथ कुछ देर तक बढ़ती है और उसके बाद एक्स अक्ष की ओर उसका झुकाव हो जाता है, एक्स अक्ष की ओर झुकाव हो जाता है, तो यहां क्या देख रहे हैं, यहां ध्यान दीजिएगा, एक्स हो गया मेरा नॉर्मल गुड्स और वाई हो जाएगा मेरा इंफीरियर गुड्स। ध्यान दीजिएगा, अगर मेरा आईसीसी 2 की बात हम लोग करेंगे तो यहां हम लोग देखेंगे एक्स क्या है मेरा नॉर्मल गुड्स और वाई मेरा क्या है न्यूट्रल गुड्स। ओके, नेक्स्ट अगर हम आईसीसी 3 की बात करेंगे तो एक्स इज ऑल्सो नॉर्मल गुड्स एंड वाई इज ऑल्सो नॉर्मल, मतलब बोथ आर नॉर्मल गुड्स। अगर आईसीसी 4 की अगर हम बात करेंगे तो आईसीसी 4 में क्या है, y क्या है मेरा नॉर्मल गुड्स जबकि x मेरा न्यूट्रल गुड्स है। अगर आईसीसी 5 की बात करेंगे तो यहां y मेरा क्या होगा नॉर्मल गुड्स जबकि x मेरा क्या होगा इंफीरियर गुड्स को बतलाएगा। तो इस तरह का अगर प्रश्न पूछा जाता है दिखाई पड़ेगा, अगर आईसीसी वक्र वाई अक्ष की ओर झुकता हुआ है तो सीधा कहिएगा वाई नॉर्मल गुड्स है जबकि एक्स मेरा इंफीरियर गुड्स है। ओके, यहां हम मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। तो ये 5 तरह के आईसीसी वक्र अगर आय प्रभाव के फलस्वरूप कितने प्रकार के आय प्रभाव के फलस्वरूप आय प्रभाव के फलस्वरूप हमने कितने आईसीसी वक्र देखे, आईसीसी हम लोग 5 प्रकार के आईसीसी वक्र देखे और पांचों ही स्थिति में हमने देखने का प्रयास किया कि वस्तुओं की प्रकृति कैसा है ना। आप यहां यह भी कह सकते हैं एक्स वस्तु को नॉर्मल या श्रेष्ठ, यानी आप कहेंगे वाई की तुलना में श्रेष्ठ है और यहां वाई श्रेष्ठ हो जाएगा। ठीक है, यानी जिसकी ओर झुक रहा है वो श्रेष्ठ हो जाएगा। और बाकी आप यहां देख रहे हैं यहां वाई के प्रति तटस्थ है, यहां एक्स के प्रति तटस्थ है। और आईसीसी 3 जो मेरा है सामान्यतः अगर पूछा जाए सामान्यतः हमारा आईसीसी वक्र कैसा होगा, आईसीसी वक्र जो है वो कैसा होगा आईसीसी 3 के जैसा होगा।
जो कि मेरा नॉर्मल कंडीशंस की स्थिति को बतला रहा है। तो आईसीसी वक्र जो अलग अलग प्रकार की होती है, ये हम लोगों ने आपके बीच देखने का प्रयास किया। तो आप सबों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बार बार देखिए। अब हम लोग आगे जो बात करने जा रहे हैं, आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं आईसीसी वक्र और एंजेल वक्र, यानी आय प्रभाव के फलस्वरूप मुझे क्या मिला, आईसीसी वक्र मिला। और हम लोग आईसीसी वक्र से किसका डेराइव करेंगे, डेराइव करेंगे हम लोग एंजेल वक्र का डेराइव करने जा रहे हैं। ओके, एंजेल वक्र क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बता दूं। एंजेल वक्र जो है, एंजेल कर्व जो है, ये इसकी प्रतिपादक जो हैं या प्रोपाउंडर जो हैं, वह है एक जर्मन सांख्यिकी वेद, जर्मनी के सांख्यिकी स्टैटिस्टिशियन हैं, उनका नाम है अर्नेस्ट एंजेल। अर्नेस्ट एंजेल 1821 से 1896 इनका बायोग्राफी है। ये जो बतलाता है एंजेल वक्र, आय और वस्तु की मांगी गई मात्रा के बीच, आय और वस्तु की मांगी गई मात्रा के बीच के संबंध को बतलाता है। यानी एंजेल वक्र क्या है, आय में वृद्धि के फलस्वरूप उसकी मांगी गई मात्रा में क्या परिवर्तन होता है, किस तरह का परिवर्तन होता है, उसको जो संबंध है उसको बतलाने वाला वक्र ही, संबंध को बतलाने वाला वक्र ही हमारा क्या है, एंजेल वक्र है। कोई दिक्कत नहीं है किसी को यहां, मुझे लगता है। अब हम लोग एंजेल वक्र का डेराइवेशन हम लोग करते हैं। देखिए, अभी हम लोग यहां दो रेखा चित्र बनाएंगे। अब देखिए, ये मेरा आईसीसी वक्र है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, चूंकि बहुत सारे बजट रेखा आपको पता है, इसमें से बजट रेखा क्या है, ये आईसीसी रेखा है, ये सभी आपको पता है। तो मैं रेखा चित्र में जैसे जैसे बनाते जाऊंगा वैसे ही आप लोग देख लेंगे। देखिए, अभी हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। उपभोक्ता की इनकम 6 रुपया है, उपभोक्ता का जो आय है, उपभोक्ता का आय कितना है, ₹6 है। तो जब ये ₹6 है तो ये मान लीजिए 6 है, यहाँ X गुड्स हम लोग ले रहे हैं और यहाँ Y गुड्स हम लोग ले रहे हैं। यहाँ हम लोग ले रहे हैं X गुड्स और यहाँ ले रहे हैं मुद्रा आय। तो ये 6 है, ये 10 है और ये 14 रुपया है। एक बार 10 रुपया लेंगे, एक बार 14 रुपया लेंगे। देखिए, जब उपभोक्ता की आय 6 रुपया है, ओहो थोड़ा सा गड़बड़ा गया, रुकिए एक मिनट थोड़ा सा, 6, 10 और 14 है। ध्यान दीजिएगा, अभी मैं थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूं कलर में। देखिए, जब मेरा बजट रेखा, जब मेरी मौद्रिक आय 6 रुपया है तो मेरा बजट रेखा दिस वन है, और इस तरह से मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, मेरा ई पॉइंट यहां हो जा रहा है, सपोज ई पॉइंट है। तो इस तरह से हम
एक्स वस्तु की ये मात्रा और वाई वस्तु की इतनी मात्रा का प्रयोग कर रहे हैं। सपोज जब उपभोक्ता की आय 6 रुपया है तो 3x और ये 3y खरीदा, जैसे हम लोग अभी प्रीवियस एग्जाम्पल में हम लोग देखे थे। लेकिन जैसे ही उपभोक्ता की आय बढ़कर कितनी हो जाती है, 10 रुपया हो जाती है, तो उसका बजट रेखा बदलकर ये वाला हो जाता है। देखिए 10-10 मैंने लिखा है। तो इस तरह से उपभोक्ता का संतुलन बिंदु बदलकर ई से एफ हो जाता है। ई से एफ हो जाता है तो अब उपभोक्ता क्या करता है, जब ₹10 रुपया हो जाता है तो उपभोक्ता वाई एक्स की 5 इकाई, एक्स की 5x और y की कितनी खरीदता है, 5y खरीदता है, यानी दोनों वस्तु की मात्रा बढ़ा दिया है। देख लीजिए ये जो मात्रा है ये जो है 5 और 5 वाला है। नेक्स्ट अगर मान लीजिए उपभोक्ता की आय जो है बढ़कर 14 रुपया हो जाता है, तब उसकी बजट रेखा कौन वाला हो जाएगा, ये ब्लू कलर वाला बजट रेखा हो जाता है जो कि 14 रुपीज पर है। इस तरह से उपभोक्ता का नया संतुलन बिंदु आ जाता है जी पॉइंट पर। यानी जब उपभोक्ता की आय 14 रुपया हो जाता है तो उपभोक्ता सपोज 7x और 7y खरीदता है। यानी ध्यान दीजिएगा इस पूरे प्रकरण में इनकम सिर्फ बदल रहा है, जबकि प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई दोनों क्या है, स्थिर है और बराबर है और 1 रुपया के बराबर है। तब हम लोग क्या देख रहे हैं कि उसकी बजट रेखा बदलने से उसको उपभोक्ता संतुलन बदलती है और इस सभी उपभोक्ता संतुलन जो नए प्राप्त उपभोक्ता संतुलन उसको मिलाने से जो रेखा मिलती है वो आईसीसी वक्र हो जाता है। अब हम लोग यहां देख रहे हैं कि जब उपभोक्ता की आय 6 रुपया है तो उपभोक्ता एक्स वस्तु का कितना इकाई खरीद रहा है, 3 इकाई। जब उपभोक्ता की आय 10 रुपया है तब उपभोक्ता एक्स वस्तु कितनी इकाई खरीद रहा है, 5 इकाई। और जब उपभोक्ता की आय 14 रुपया हो जाता है तो उपभोक्ता एक्स की कितना खरीद रहा है, 7 इकाई। तो इस जो आय के विभिन्न आय स्तर पर, विभिन्न इनकम लेवल पर उपभोक्ता के द्वारा एक्स वस्तु की जो मात्रा खरीदी जा रही है उसको जो रेखा बतलाएगा, यानी उन सभी बिंदुओं को मिला देने से, यानी आय के विभिन्न स्तर पर खरीदी जाने वाली मात्राओं से प्राप्त जो बिंदुएं हैं उनको मिला देने से जो रेखा प्राप्त होगी, यानी सपोज एमेंड रेखा मेरी प्राप्त होती है तो एमेंड रेखा ही मेरा क्या है, एंजेल वक्र है। ठीक है। अब यहां इसको ये आप मान सकते हैं E1, इसको मान सकते हैं F1 और ये हो गया G1। यानी पहला जो बिंदु है E1 ये मुझे क्या बता रहा है, जब आय 6 रुपया था तो उपभोक्ता कितनी इकाई खरीद रहा है एक्स वस्तु की, 3 इकाई। F1 बिंदु क्या बतला रहा है, जब उपभोक्ता की आय बढ़कर 10 रुपया हो जाती है तो वह अपनी एक्स वस्तु की मांग या मात्रा बढ़ा करके 5 इकाई कर देता है। और G1 बिंदु बतलाता है जब उपभोक्ता की आय बढ़कर 14 रुपया हो जाता है तब उपभोक्ता एक्स वस्तु की मात्रा खरीदने की जो मात्रा है वो बढ़ा करके 7 इकाई कर देता है। तो E1, F1 और G1 बिंदु को मिला देने से जो रेखा प्राप्त होगा वही हमारा एंजेल वक्र होगा। यहां तक मुझे लग रहा है किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर कभी पूछा जाए एंजेल वक्र क्या है तो आप सीधा इसको आंसर दे सकते हैं, आय के विभिन्न स्तर पर उपभोक्ता के द्वारा मांगी गई मात्रा को बतलाने वाला रेखा ही एंजेल वक्र कहलाता है, या विभिन्न आय स्तर पर मांगी गई मात्रा के बीच के संबंध को बतलाने वाला रेखा ही एंजेल वक्र कहलाएगा। तो एक बार मैं फिर इसका डेफिनेशन लिखने का प्रयास करता हूं। विभिन्न आय स्तर पर वस्तु की मांगी गई मात्रा को बतलाने वाला वक्र ही क्या कहलाएगा, एंजेल वक्र कहलाता है। यानी एंजेल वक्र क्या बतलाता है, विभिन्न आय स्तर और विभिन्न मांग के बीच संबंध को बतलाता है। संबंध को
बतलाता है। ओके, यहां तक कोई किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। मुझे लग रहा है सभी अच्छी तरह से इसको समझ रहे होंगे। यहां तक मुझे लग रहा है सभी अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि किस तरह से आय प्रभाव से हमारा एंजल वक्र का व्युत्पन्न हुआ। यहां तक मुझे लग रहा है आप लोग सभी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं एंजल वक्र की अलग अलग जो आईसीसी वक्र से कभी कभी क्वेश्चन आता है, एंजल वक्र का व्युत्पन्न किससे होता है? आईसीसी वक्र से, पीसीसी वक्र से, डिमांड वक्र से, बहुत तरह के क्वेश्चन आएगा। तो सीधे कहेंगे आईसीसी वक्र से एंजल वक्र का व्युत्पन्न होता है। ये एकदम ध्यान देंगे, यानी एंजल वक्र कहां से बन रहा है? आईसीसी वक्र से ही हम लोग एंजल वक्र निकाल पाते हैं। अब देखिए, हम लोग एंजल वक्र यहां अलग अलग एंजल वक्र और वस्तु की प्रकृति की पहले बात कर लें। एंजल वक्र और वस्तु की प्रकृति की हम लोग बात करें। अब देखिए, तो अगर हम लोग देखें एंजल वक्र के आधार पर हम वस्तु की प्रकृति या प्रकार को हम लोग बांट सकते हैं। तो एंजल वक्र के आधार पर हम लोग वस्तु को 4 प्रकार से बांट सकते हैं, इसको भी आप ध्यान देकर देखेंगे। जैसे पहला जो हम लोग बांटेंगे वो है आवश्यक वस्तु, जिसको हम लोग कहते हैं नेसेसरी गुड्स। आवश्यक वस्तु या नेसेसरी गुड्स। तो नेसेसरी गुड्स जब भी होगा तो वो कैसे होगा, एंजल वक्र वहां क्या होगा, कैसा होगा, वो आराम से यहां देखिए कर्व के साथ मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। रेखा चित्र के द्वारा हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। और एक बार अगर आप समझ जाते हैं तो कभी भी आपके किसी भी तरह के परीक्षा में अगर इससे प्रश्न आता है तो गलत होने का चांसेस नहीं रहेगा। आवश्यक वस्तु के केस में पहला जो स्थिति दिखाई पड़ रही है, एंजल वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर बढ़ती हुई होती है। एक तो पहला केस निकला। फिर क्या होती है? एंजल वक्र का ढाल क्या होता है? धनात्मक होता है, यानी बाएं से दाएं ऊपर की ओर बढ़ती हुई धनात्मक ढाल वाली होती है। ठीक है, ये एक चीज और देखेंगे, एंजल वक्र का ढाल आय बढ़ने के साथ साथ क्या होता है? बढ़ता जाता है। देख लीजिए, सभी एक एक करके मैं पॉइंट लिख रहा हूं। आवश्यक वस्तु के केस में या नेसेसरी गुड्स के केस में एंजल वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर बढ़ती हुई होती है। एंजल वक्र का ढाल धनात्मक होता है और एंजल वक्र का ढाल आय बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है। अलग अलग शब्दों में मैं इसको लिखने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, यानी आप यहां क्या देखेंगे? आवश्यक वस्तु के केस में वस्तु की खरीदी जाने वाली मात्रा जो होती है, आय बढ़ने के साथ साथ क्या होती है? बढ़ती है। परंतु ध्यान दीजिएंगे, परंतु घटती दर से बढ़ती है। इसको ध्यान देंगे। आय वस्तु की खरीदी जाने वाली मात्रा आय बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। आय बढ़ने के साथ साथ क्या होती है? बढ़ती है, परंतु यहां भी ध्यान, परंतु घटती दर से बढ़ती है। इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट। ये क्या होता है? इसको भी हम लोग अभी देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, इसको हम लोग एक रेखा चित्र में देखने का प्रयास कर रहे हैं। चूंकि आपके सामने यहां मैं रखूंगा तो आपको समझने में इजी होगी, इसीलिए मैं रेखा चित्र थोड़ा छोटा मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि ये पेज भी आपको दिखाई पड़नी चाहिए ताकि आप समझ सकते हैं। यहां क्या देख रहे हैं? देखेंगे हम लोग
आय का हम लोग समान वृद्धि करते हैं, आय में समान वृद्धि कर रहे हैं, देखिए तो क्या दिखाई पड़ रहा है, ये देखिए अगर इन सभी बिंदुओं को मिला रहे हैं, ये जो मेरा EC निकल रहा है, यहां हम आय लिए हैं और यहां लिए हैं वस्तु X। क्या देख रहे हैं, आय जब मेरा यहां मान लीजिए इसको हम लोग Y1, इसको Y2, इसको Y3 और इसको Y4 लें और इसको हम लोग Q1, Q2, Q3 और Q4 माने, तो क्या देख रहे हैं, यहां Y1, Y2 बराबर Y2, Y3 बराबर Y4, सॉरी Y3, Y4, Y3, Y4 है। लेकिन ये Q1, Q2 इज ग्रेटर देन Q2, Q3 इज ग्रेटर देन Q3, Q4। क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे मेरी आय बढ़ रही है, ये जो मेरा है, ये जो डिस्टेंस है कम होता जा रहा है। यानी हम आय बढ़ने के साथ साथ X वस्तु की जो मात्रा है बढ़ा रहे हैं, लेकिन घटती दर से बढ़ा रहे हैं। तो आवश्यक वस्तु के केस में एंजल वक्र जो होगा बाएं से दाएं ऊपर की ओर बढ़ती हुई होगी, बाएं से दाएं ऊपर की ओर बढ़ती हुई है, ये देख लिए धनात्मक ढाल वाली है, ये भी सही है। और जैसे जैसे एंजल वक्र आय बढ़ने के साथ साथ एंजल वक्र का ढाल क्या होता है, ढाल आय बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है। देखिए यहां थोड़ा कम ढाल है और यहां देखिए ढाल बढ़ता जा रहा है। तो ये और आय बढ़ने के साथ साथ उसकी खरीदी जाने वाली मात्रा बढ़ती जरूर है, बट घटती दर से बढ़ती है। तो आवश्यक वस्तु के केस में आप लोगों ने देख लिया होगा। अब आवश्यक वस्तु के केस में एक चीज और हम लोग यहां देखने का प्रयास करेंगे। जब भी आवश्यक वस्तु होगा, ठीक है, जब भी आवश्यक वस्तु होगा तो यहां हम लोग उसकी मांग की आय लोच के आधार पर, हम लोग आय लोच के आधार पर भी हम लोग देखेंगे। तो अब यहां देखिए, अभी आप लोग को चूंकि रेखाचित्र आपके दिमाग में आ गया होगा, आप लोग याद कर लिए होंगे। अब देखिए यहां हम लोग क्या देख रहे हैं, ये एंजल वक्र इस तरह का था ना, यस, एंजल वक्र हमारा इस तरह का था आवश्यक वस्तु के केस में। आवश्यक वस्तु के केस में अगर मान लेते हैं कि जब एंजल वक्र किसी बिंदु तक बढ़ता हुआ होता है और उसका टेंजेंट जो है, उसका कोई भी एक टेंजेंट अगर हम खींचते हैं, स्पर्श रेखा खींचते हैं, ये अगर हम स्पर्श रेखा खींच रहे हैं और स्पर्श रेखा अगर वो एक्स अक्ष को यानी वस्तु की मात्रा वाले अक्ष को स्पर्श करता है, वस्तु की मात्रा वाले अक्ष को स्पर्श करता है, ठीक है, वस्तु की मात्रा वाले अक्ष को स्पर्श करता है, तो ऐसी स्थिति में तो ये देखिए मैं टेंजेंट एम बिंदु पर टेंजेंट अगर हम निकाला और वो कहां एक्स कर रही है, ये वस्तु एक्स है और यहां क्या है, आय है। तो अगर वो वस्तु की मात्रा वाले अक्ष को स्पर्श करता है तो ऐसी स्थिति में इलास्टिसिटी ऑफ मनी या मुद्रा की आय लोच या इलास्टिसिटी ऑफ इनकम आय लोच जो होगा उसका जो वैल्यू होगा 0 से अधिक और 1 से कम होगा। ठीक है, यहां तक आपको किसी तरह से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मान लिया जाए कि एंजल वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर बढ़ती हुई है और अगर हम उसमें कोई टेंजेंट अगर खींचते हैं किसी बिंदु पर, तो वो टेंजेंट अगर एक्स अक्ष पर आकर वो स्पर्श करता है, तो यहां हम लोग पाते हैं कि यहां मांग की आय लोच जो है वो 0 से अधिक और इकाई से कम है। तो ऐसी स्थिति में वस्तु क्या होती है, आवश्यक वस्तु होती है।
ठीक है, यानी कभी भी क्वेश्चन है, यदि मांग की आय लोच शून्य से अधिक और इकाई से कम हो तो वस्तु कैसा होगा, तो वस्तु आवश्यक वस्तु होगा। ये आप क्लियर कर लेंगे। अब हम लोग अगले प्रकार आते हैं वस्तु का। एंजल वक्र की सहायता से एक अलग प्रकार की वस्तु को हम लोग डिराइव करने का प्रयास करते हैं, और वो है विलासिता वस्तु। विलासिता वस्तु या लग्जरी गुड्स। ओके, विलासिता वस्तु या लग्जरी गुड्स। तो विलासिता वस्तु की केस में क्या देखते हैं, यहां भी एंजल वक्र, यानी हम लोग इसी लेंगे। एंजल वक्र क्या होता है, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होता है। ये तो पहला हो गया। दूसरा हम लोग देखते हैं, एक्स अक्ष के साथ नतोदर या कॉनकेव टू दी ओरिजिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एंजल वक्र का ढाल जो होगा, आय बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, घटता है। एंजल वक्र का ढाल जो है आय बढ़ने के साथ साथ घटता है, यानी यहां हम देखेंगे आय में वृद्धि के साथ साथ, आय में वृद्धि के साथ साथ खरीदी जाने वाली या मांगी जाने वाली मात्रा क्या होती है, बढ़ती दर से बढ़ती है, बढ़ती दर से बढ़ती है। यानी अगर इसको रेखाचित्र में अगर हम लोग दिखाने का प्रयास करेंगे तो आप इसको रेखाचित्र में इस तरह से देख सकते हैं। ये है इस एंजल वक्र। यहां हम लोग देख रहे हैं देख लीजिए, ये है y1 y2 y3। हम लोग यहां आय को लिए हैं और यहां वस्तु x को लिए हैं। अब देखिए यहां क्या दिखाई पड़ रही है कि जैसे जैसे यहां y1 y2 बराबर y2 y3 है, यानी आय में समान मात्रा में वृद्धि, आय में वृद्धि हम लोग करते हैं। तो ये अगर हम लोग Q1 Q2 और Q3 ले रहे हैं तो Q1 Q2 का जो डिस्टेंस है कम है Q2 Q3 से, यानी आय बढ़ने के साथ साथ वस्तु की मांगी गई मात्रा में तेजी से वृद्धि होती है। ठीक है, और x अक्ष के नतोदर भी है। देखिए ये x अक्ष है, तो x अक्ष की ओर क्या हुआ है, अंदर की ओर क्या है, ये अंदर की ओर थोड़ा सा गहरा है, यानी x अक्ष की ओर क्या है, कनकेव है, कनकेव है। ये भी आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो अगर इस तरह का स्थिति दिखाई पड़ती है, तो एंजल वक्र अगर इस तरह का है तो आप समझिए कि वहां वस्तु क्या है, लग्जरियस गुड्स है या विलासिता वस्तु है। साथ ही साथ एक चीज और ध्यान दे सकते हैं कि जब यहां मांग की आय लोच अगर देखेंगे तो एलास्टिसिटी ऑफ मनी या मुद्रा की जो आय लोच है या इनकम एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको हम लोग कहते हैं मुद्रा की आय लोच या मांग की आय लोच की बात करेंगे तो यहां हम लोग मांग की आय लोच क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। ये आप देख सकते हैं। अगर हम इस इसी एंजल वक्र पर कोई टेंजेंट लेते हैं, और ये टेंजेंट कहां मिलता है, अगर एंजल वक्र पर कोई स्पर्श रेखा खींची जाती है, किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जाती है, और अगर वह कहां जाता है, उसका टेंजेंट आय इनकम अक्ष को काटता है। यहां ध्यान दीजिए, एक नया चीज हम लोग यहां देख रहे हैं। यदि एंजल वक्र पर कोई स्पर्श रेखा खींचा जा रहा है, खींचा जाता है, और वह स्पर्श रेखा कहां मिलता है, स्पर्श रेखा आय अक्ष पर जाकर मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में इलास्टिसिटी ऑफ इनकम मुद्रा की मांग की आय लोच ग्रेटर देन 1 होता है, और ऐसी स्थिति में वस्तुएं विलासिता होती हैं। यानी अगर कभी क्वेश्चन आए मांग की आय लोच अगर इकाई से अधिक है, मांग की आय लोच इकाई से अधिक है, तो वस्तुएं
कैसी हैं, वस्तु कैसा है, तो आप हमेशा ध्यान देंगे वस्तु कैसा वस्तु होगा, विलासिता वस्तु होगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी अगर मांग की आय लोच, अब अगला देखते हैं हम लोग। तो हमने दो तरह की वस्तुएं देख चुका है, आवश्यक वस्तु और विलासिता वस्तु, और दोनों ही केस में एंजल वक्र कैसा होता है, मांग की आय लोच कैसा होता है, तो वो भी हमने देखा। लास्ट में मैं जब वीडियो अंतिम में मैं एक निष्कर्ष के रूप में आऊंगा तो मैं एक चार्ट बना करके आपको अच्छी तरह से बताने का प्रयास करूंगा, तो अंत तक वीडियो तक आप बने रहें। अगर आपको एंजल वक्र के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त करनी है, एग्जामिनेशंस में इससे कोई भी प्रश्न अगर आपको नहीं छूटना है, तो आप मेरी वीडियो को अंत तक देखें। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगली प्रकार की जो वस्तु हम लोग देखेंगे। एंजल वक्र की सहायता से हम लोग वस्तु का डिवीजन कर रहे हैं, वस्तु को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगला वस्तु है इंफीरियर गुड्स, घटिया वस्तु। तो घटिया वस्तु क्या है? ऐसे केस में एंजल वक्र जो होगा वो बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होगा। ठीक है, और क्या देखेंगे? यानी आय बढ़ने के साथ साथ वस्तु की मांगी गई मात्रा में क्या आएगा? कमी आएगा। यानी आय बढ़ने के साथ वस्तु की मात्रा में कमी किया जाएगा। तो अगर आप इसको एंजल वक्र को देखेंगे तो एंजल वक्र कुछ इस तरह का एंजल वक्र होगा। ठीक है, कुछ इस तरह का एंजल वक्र होगा। जब एंजल वक्र इस तरह का है तो अगर आप देख सकते हैं, क्या देख रहे हैं? जैसे ही मेरा इनकम Y1 से Y2 और तो मेरा ये हो गया Q1 से Q2, यानी Y1 यानी OY से बढ़कर OY2 इनकम होता है, तो डिमांड जो है मेरा OQ1 से बढ़कर घटकर OQ2 हो जाता है। यानी OQ2 OQ1 से कम है। यानी देखा जाए OQ1 इज ग्रेटर देन OQ2, है कि नहीं? तो क्या होता है? मांग को हम लोग घटा देते हैं। एक चीज और यहां ध्यान देंगे, जब इन घटिया वस्तु का केस होगा तो आप ध्यान देंगे जो मांग की आय लोच जो होगा वो क्या होगा? मांग की आय लोच जो होगा लेस देन शून्य होगा, इकाई 0 से कम होगा। यानी मांग की आय लोच क्या होगा? 0 से कम होगा, यानी नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा। तो जब भी अगर क्वेश्चन आए कि अगर मांग की आय लोच 0 से कम है, तो वस्तुएं कैसी होंगी? घटिया वस्तु होंगी। या अगर किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति का आय बढ़ने से अगर वो किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा में कमी लाता है तो वो वस्तु कैसी होगी? तो घटिया वस्तु होगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमने एंजल वक्र के सहायता से 3 वस्तुएं, आवश्यक, विलासिता और अभी घटिया, या इसी को हम लोग निम्न कहते हैं, ये 3 प्रकार का हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग चौथे प्रकार की वस्तु की ओर हम लोग जा रहे हैं और उसे हम लोग कहते हैं तटस्थ वस्तु। तटस्थ वस्तु या न्यूट्रल गुड्स। तटस्थ वस्तु या न्यूट्रल गुड्स, यहां जब भी होगा तो क्या होगा? जब भी न्यूट्रल गुड्स में लोग लगते हैं नमक, माचिस, इस तरह के वस्तु को हम लोग क्या रखते हैं? न्यूट्रल गुड्स में रखते हैं। तो जब भी न्यूट्रल गुड्स होगा तो मेरा एंजल वक्र क्या होगा? एक्स गुड्स, यहां इनकम। तो ध्यान देंगे, जब भी न्यूट्रल गुड्स होगा तो एंजल वक्र जो होगा किसके? वस्तु अक्ष के क्या होगा? लंबवत होगा। ये चीज ध्यान देंगे। यानी आय बढ़े चाहे घटे, यानी मनी इनकम बढ़े या घटे,
हम क्या करते हैं, डिमांड को हम लोग कांस्टेंट रखते हैं, स्थिर रहता है, डिमांड में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में एंजल वक्र वस्तु अक्ष के क्या होता है, लंबवत होता है। और वह वस्तु कैसी होती है, तटस्थ वस्तु होती है। तटस्थ वस्तु में आप नमक और माचिस को ले सकते हैं। यहां तक किसी को मुझे लग रहा है एंजल वक्र के सहायता से हमने अलग अलग वस्तुओं की प्रकृति या प्रकार को बांटने का प्रयास किया और हमने मांग की आयलोच के आधार पर भी हमने उसको देखने का प्रयास किया कि वस्तुएं कैसा होगा। लास्ट में हम लोग इसी को हम लोग एक तालिका में देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए एंजल वक्र, एंजल वक्र अगर मान लेते हैं इस तरह से एंजल वक्र है तो वस्तु कैसा होगा, आवश्यक। एकदम ध्यान दीजिए, एंजल वक्र जैसे ही एंजल वक्र इस तरह से हो जाएगा तो वस्तु कैसा होगा, विलासिता। ठीक है, जब एंजल वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती हुई होगी, एंजल वक्र इस तरह का होगा तो वस्तु कैसा होगा, निम्न होगा। अगर वस्तुएं एंजल वक्र इस तरह का होगा तो आप समझ सकते हैं वस्तु क्या होगा, तटस्थ होगा या न्यूट्रल होगा। आगे हम लोग और चीज देखें, यदि सामान्यतः मांग की आयलोच क्या होती है, ग्रेटर देन 0 होती है तो वस्तु कैसा होगा, सामान्य वस्तु होगा, नॉर्मल गुड्स होगा। यदि मांग की आयलोच 0 से कम है तो वस्तु क्या होगा, निम्न वस्तु होगा या घटिया वस्तु होगा या इंफीरियर गुड्स होगा। ओके, ये नॉर्मल गुड्स होगा। अगर हम लोग मान लेते हैं मांग की आयलोच इकाई से अधिक है तो वस्तुएं कैसी होंगी, विलासिता वस्तु होगी या लग्जरी गुड्स होगा। और अगर मान लेते हैं दिस इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 है तो क्या होगा, यदि ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 है तो वस्तु कैसा होगा, ध्यान दीजिएगा, आवश्यक वस्तु होगा। तो ये भी चार्ट को आप अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। तो आप लोगों के लिए मैं इतनी प्रीमियम क्वांटिटी वाला और इतने मैं कोशिश कर रहा हूं, आप लोग इसको देखिए और इसका लाभ उठाइए। यदि मांग की आयलोच 0 से अधिक है, 0 से अधिक है तो सामान्य वस्तु, यदि मांग की आयलोच 0 से कम है तो निम्न वस्तु, यदि मांग की आयलोच इकाई से अधिक है तो विलासिता वस्तु, और यदि मांग की आयलोच 0 से अधिक है, 0 से अधिक है लेकिन 1 से कम है तो वस्तु क्या होगा, सामान्य वस्तु होगा। तो ये सभी आप अच्छी तरह से देख लीजिए। तो मेरा प्रयास आज ये था कि मैं किस तरह से आप लोग को इनकम इफेक्ट, किस तरह से आईसीसी इनकम कंजम्पशन कर्व और किस तरह से एंजल कर्व्स को मैंने बताने का आप लोगों को प्रयास किया, ये तीनों चीजों को मैं अच्छी तरह से बताने का प्रयास किया। तो आप इस वीडियो को बार बार देखें, बार बार देखिए और अच्छी तरह से याद कर लीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको किसी भी तरह का प्रश्न कभी नहीं छूटेगा और गलत नहीं होगा। तो चलिए इसी तरह से मैं आगे इसी टॉपिक को और आगे बढ़ाते हुए हम लोग पढ़ाई करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, सभी वीडियो को जो बनाया हूं मैं आप देखिए, अच्छी तरह से नोट्स बना लीजिए। और किसी भी तरह का आपको क्वारीज होगा तो आप मुझे अपना कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन जरूर टाइप करें, ताकि मैं अगला जब वीडियो बनाऊंगा या उसी कमेंट में आपको मैं उसका आंसर भी दे दूंगा, उसका आंसर जरूर रिप्लाई करूंगा। और आप अगर नहीं आपके अपना ही चैनल है गुरु की घंटी, अगर इसको आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन में ऑल को जरूर से प्रेस कीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जोहार।